नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने आम उत्पादकों से विभिन्न किस्मों की विशेषताओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में रखे आम आधा किलो वजनी आम को देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा पड़े और दोनों हाथों में आम लेकर तस्वीरें भी खिंचवाई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2 पेटी आम खरीदे और मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित करते हुए कहा कि यूपी का आम ब्रिटेन, यूएई, मलेशिया और कुवैत समेत कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक विशेष आम को लेकर भी काकोरी ब्रांड का नाम दिया गया है, जो कि देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। योगी ने कहा कि आम को संरक्षित करने के लिए किसानों को बैग उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें यूपी में एआई बेस्ड फार्मिंग की आवश्यकता है और ई-कॉमर्स और साथ ही ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट केमिकल मुक्त हो, आम गुणवत्ता, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। यूपी जैसा राज्य देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाए, एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क हमारे पास है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के 60% एक्सप्रेस वे के नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है। 60% एक्सप्रेस वे हमारे पास। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आज हमारी 4 लेन और 6 लेन की। हमें बहुत बुरा लगता था, मैं सांसद के रूप में इन चीजों को देखता था। यानी जो नेपाल 1996 से लगातार माओवादी हिंसा की चपेट में था, मैं उधर देखता था, वहां सड़कें अच्छी दिखती थी, अपनी ओर मुझे बुरा लगता था। बिहार के अंदर अच्छी लगती थी, यूपी के अंदर बुरा लगता था। मध्य प्रदेश में अच्छी दिखती थी, यूपी में खराब दिखती थी। हमें बुरा लगता था कि भाई सब क्या हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी की तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजेंद्र चौधरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और बताया है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र चौधरी को यहां पर उपचार दिया जा रहा है और उन्हें अटैक आया था, लेकिन इसी समय उन्होंने स्थिति को अवगत कराया और ऐसे में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनका हालचाल जानने पहुंचे। राजेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। चौधरी साहब पार्टी काले आए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। चौधरी साहब अस्पताल लेकर के हम लोग पहुंचे हैं और जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग अस्पताल में उन्हें लेकर के आए। जो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया है और बाकी जितना ट्रीटमेंट होना था उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन में है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जब रिपोर्टें उनके पास आ जाएंगी, जब ईसीजी रिपोर्ट और उनके पास आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अभी ईसीजी जो हुई उसमें बेटर है। अभी कुछ देर बाद और जो ट्रीटमेंट के बाद फिर ईसीजी होगी, उससे पता लगेगा कि कितना उनके सुधार आया है। अभी कोई शिफ्ट होने की बात नहीं है। डॉक्टर्स के परामर्श पे, उनके सुझाव पे भी ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी बेहतर हैं और पहले से सुधार हुआ है। ईसीजी होने के बाद और पता लगेगा कि सुधार। कौशाम्बी के मजनपुर थाना क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला जो है वो विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर रसोई घर की खिड़की तोड़कर केतली, अनाज, किचन में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री और अन्य उपकरण चोरी कर लिए गए हैं। ये 1 महीने के भीतर स्कूल में चोरी की तीसरी घटना है। विद्यालय के अध्यापकों का कहना है कि प्रत्येक घटना के बाद से डायल 112 पर सूचना दी गई है। इसके बावजूद भी स्थानीय थाने और
पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और चोरों का पता नहीं चल सका है। लगातार हो रही चोरी की विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बच्चों के मिड डे मील संचालन पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि रसोई का जरूरी सामान बार बार चोरी हो रहा है। शिक्षकों और ग्रामीणों में असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आए दिन इसमें चोरी होती है। इस महीने में ही 4-5 बार चोरी हो चुकी है। बच्चों का सामान, खाने पीने का सिलेंडर, कई बार बहुत सी चीज़ें उठा ले गए और इससे परेशान हो रहे हैं। गांव की जनता के जो बच्चे हैं वो बहुत दुखी हैं। यहाँ के टीचर और स्टाफ सब बहुत परेशान हैं। इसके लिए कई बार शिकायत की गई। कितनी बार चोरी हो चुकी है? लगभग इसी महीने में 2-3 बार हो चुकी है और थाना अध्यक्ष को कहा गया, पुलिस कंप्लेन की गई, मगर कोई फर्क पड़ा नहीं। चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। इस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए जिससे चोरी बंद। सीतापुर क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों की जवाबी फायरिंग के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और उनकी तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए और मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल और पीलू धातु का एक कुंडल भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस उसे आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि किन किन वारदातों में वो शामिल रहा है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता बताया है। आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को प्रातः 5:15 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति रसूलपुर से उड़ाझार की तरफ जा रहा है। इसी सूचना पर सकलन पुलिस टीम द्वारा उड़ाझार पुलिया पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान व्यक्ति जब आया तो पुलिस टीम को देखकर उसने भागने का प्रयास किया। वह मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी सुरक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम आसिक सन ऑफ मोबिन, ग्राम जठरा, थाना खमरिया, जनपद लखीमपुर खीरी बताया। उक्त व्यक्ति के पास से 28 जून 2026 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 200/26 में उपयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे गए कुंडल व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। उक्त व्यक्ति को उपचार हेतु सीएससी सांडा रवाना किया गया है। उससे पूछताछ कर आवश्यक विधि। यूपी के बदायूं में 218 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और कारोबारी रचित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने 12 घंटे तक चली छापेमारी के बाद से सचित गुप्ता समेत मनोज साहू और उमेश गिरफ्तार किए गए हैं और मेरठ की अदालत में पेशी के बाद से तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली, नोएडा, मेरठ और बदायूं की संयुक्त जीएसटी टीम मंगलवार देर रात तक दातागंज स्थित रचित गुप्ता के आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में चली लंबी कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर रिकॉर्ड, एक संबंधित दस्तावेज और फैक्ट्री में से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच में आरोप है कि बिना वैध जीएसटी पंजीकरण के 12 FFS मशीनों पर पान मसाला और गुटखे का उत्पादन किया जा रहा था। विभाग का दावा है कि फरवरी से जून 2026 के बीच इस अवैध कारोबार के जरिए करीब 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करके सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। छापेमारी में 410 किलो कटी हुई सुपारी और शिखर, गोल्ड मेहर और साथ ही दिलबाग ब्रांड का बड़ी मात्रा में तैयार पाउच पैकिंग सामग्री भी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि रचित गुप्ता के महज 8 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। फिलहाल जीएसटी विभाग पूरे नेटवर्क और इस कथित कर चोरी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। बदायूं जिले के कादर चौक थाना क्षेत्र में लक्ष्मण नगला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका विनीता के पिता का आरोप है कि साल 2021 में उनकी शादी प्रदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष 3 लाख रुपए की दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उनका कहना है कि पंचायत के बाद भी समझौता करके बेटी को दोबारा ससुराल भेजा गया, लेकिन बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति प्रदीप ससुर सास
रामवीर प्रधान और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि विनीता के करीब 2 साल की बेटी को ससुराल पक्ष ने कहीं छिपा दिया है, जिससे उन्हें मासूम की सुरक्षा को लेकर भी चिंता हो रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद से अब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और न्याय के लिए उन्हें उच्च अधिकारियों के चक्कर भी लगाने पड़े हैं। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले के जांच के बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रयागराज क्षेत्र में एक युवक का शव फंदे से लटका मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सुनील वर्मा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। परिजनों के अनुसार करीब 3 सप्ताह पहले सुनील के छोटे भाई संतोष का शव भी शादी के तीसरे दिन फंदे से लटका हुआ मिला था और उसे मामले में हांडिया थाने के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। और अब बड़े भाई की भी इसी तरह मौत होने के बाद से परिवार में दोनों घटनाओं को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। मृतक की मां, मौसी और बड़े भाई का आरोप है कि परिवार की करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और दस्तावेजों में भी कथित हेरफेरी की गई है। उनका दावा है कि दोनों भाइयों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और संतोष की शादी के दौरान भी कथित तौर पर धमकी दिलाई गई थी। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने धनुपुर बाजार में चक्का जाम कर दिया और जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर को मौके पर बुलाने की मांग की। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही मौत के कारणों की अधिकारिक पुष्टि की जाएगी। हाँ साहब, हाँ वो मरवान हाकिम लाल मरवान जमीन के विवाद चला था। कैसे जमीन कहाँ पे जमीन है? बाप की जमीन है। बाप हमारे पता 3 बहन है, 3 उदाई रही हैं। जमीन कहाँ पे है? उधर में है। तो कब से विवाद चल रहा है? इतना बात हो गया कम से कम 20 दिन तारीख बात आए हुए ना, हम जानते हैं वो कभी बात चला था, मुकदमा चला रहा। भैया संग थे जीता है और हाकिम लाल धमकी दी है कि तुम्हें पूरा परिवार खत्म कर देंगे। हम बिया थाना सेवना से लड़का के संतोष क्या कहना चाहेंगे? और के हम न्याय चाहे, हमें न्याय चाहे और सबके धमकी देता हम तुम्हारा बंधन चले दी। कौन है? हाकिम लाल विधायक कहा चमार भोसड़ी में हुआ तो हम कितना गोली मार दे, यहाँ पर धमकी दे, यहाँ रहने दे, तुम्हारा लड़का बच्चा दिया नहीं बना दे। मामला ऐसा है, बाप की जमीन हम 3 बहन है, तीनों को बाप दिखे रहे और ये हाकिम लाल राय जबरदस्ती ऊपर कब्जा हो गया और पर हम लोग बोले कि भाई हमारे बाप दिखे तो काहे लेते हैं, कहा तुम्हारा नहीं लेता ही हम गौशाला ले है, तुम जाओ अपना है या ना। हम साहब कुछ बोल। यूपी के एटा जिले में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जो है बागवाला थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और जानकारी के अनुसार करीब 40 यात्रियों से भरी रोडवेज बस एटा से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में बस खराब हो गई, जिसके चलते उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया। गर्मी के कारण कई यात्री बस से उतरकर बाहर खड़े थे और इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर आया और बाहर खड़े यात्रियों को रौंदते हुए बस से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर सड़क की दूसरी ओर जा पहुंचा। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भयावह थी कि कई शव सड़क पर दूर तक बिखर गए। मृतकों में एक व्यक्ति भी शामिल है जो अपने परिवार की 2 बच्चियों के साथ दिल्ली जा रहा था। जिलाधिकारी ने बताया है कि बस खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सड़क पर था और इसी दौरान पीछे से आए कंटेनर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी आज 11:30 बजे के पास बागवाला क्षेत्र में और किलरभाव गांव का नाम है, वहाँ पे एक सरकारी रोडवेज की बस जो ख़राब थी सड़क के किनारे उसका रिपेयर हो रहा था और उसमें बैठे हुए कुछ यात्री जो दिल्ली की ओर जा रहे थे वो लोग बाहर उतरे थे और कौतूहलवश वो अगल बगल खड़े थे सड़क के पास। पीछे से एक बड़ा कैंटर जो आया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। इन तीनों के बीच में जो कन्फ्यूजन हुआ उससे कोना लगा और सरकारी बस में टक्कर हुई
जो यात्री अंदर बैठे थे उनको तो गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो यात्री बाहर उतर करके सड़क के आसपास थे उनमें से काफ़ी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में 16 लोगों को लाया गया, उसमें से 4 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया। अमरोहा जिले के हसनपुर नगर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि झकड़ी अड्डे के पास कई दिनों से बंद पड़ा जर्जर मैरिज हॉल अचानक से ही भरभरा कर गिर गया। इमारत गिरने से आसपास अफरा तफरी मच गई और तेज धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण कमजोर हो चुकी इमारतें अचानक से ही गिर गई और हादसे में किराएदार का घरेलू सामान भी जो है वो मलबे में दब गया, जबकि 1 साल के बच्चिया की मलबे में दबकर मौत हो गई। राहत की बात ये रही कि परिसर में मौजूदा एक महिला हादसे में कुछ मिनट पहले ही बाहर निकल आई थी, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? नहीं की रहने वाली। क्या मामला है जो ये मैरिज हॉल गिर गया। ये मैरिज हॉल है। किन का है ये मोतीलाला के। अच्छा, आपका क्या नुकसान हुआ? कितना? अब कुछ सामान दब रहा है मेरा। कितना रुपए का नुकसान होगा आपका? अब रुपया भी कितने में ऐसा तो दिमाग में मेरा काम नहीं कर। अच्छा, क्या था ये बना हुआ? क्या ये मैरिज हॉल बनाया था इसने। अच्छा, सब मैरिज हॉल तो ये चला नहीं है। हाँ, तो ये कबाड़े वाला सामान रख रहा था। अच्छा, जो बाहर पे किसी का ट्रैक्टर दब गया, किसी का कबाड़ा दब गया। भाई ऐसा है, किसी को चोट वोट नहीं है, बस मेरे तो बच गए। कितने रुपए की होगी? अब कितना रुपये को ये तो मैं बता नहीं सकता, पर वो उसके माँ वो बन रहे हैं, वो 10 लीटर दूध देती है। 10 लीटर एक वो लस्सी भी नहीं उतारने की। वहीं जनपद सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से जुड़ा बुग्गावाला रोड बदहाल स्थिति में है। यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण मार्ग पिछले करीब 3 सालों से गहरे गड्ढे में तब्दील है। पहले ही बारिश के बाद से सड़क पर जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बेहद ही जोखिम भरा सफर हो गया है। करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों के लिए भी दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, किसान, व्यापारी और यूपी उत्तराखंड के बीच आने जाने वाले वाहन इसी सड़क पर निर्भर हैं। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी ना तो जनप्रतिनिधि आया है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है। जी, ये रास्ता काफी टाइम से इतना खराब हो रखा है, ना तो इसमें प्रशासन का कोई देख रेख है। कई दफे तो यहाँ हमने अपने आंखों के सामने से कई रिक्शा वाले उठाए बेचारे गिर गए, बाइक वाले उठा लिए, और रास्ते में अगर इसका पानी इधर निकल जाता है, इधर साइड में इसमें 2-3 फुट की मिट्टी की गिरवा दी। तो भाई प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी ठीक कराएगा। ठीक। मेरा नाम अक्षय। क्या समस्या है सब रोड को लेकर, क्या कहना है इस पर आपका? समस्या तो भाई साहब देखो कितना जल भरा हो रखा है यहाँ, और आए दिन लोग यहाँ गिरते हुए। तो मेरी तो प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ ये रोड बने और लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, उसकी इतनी डिमांड है। अच्छा, बुग्गावाला रोड की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही। पहली बरसात में जो सड़क की पोल खुल गई है और 3 साल से समस्या बनी। कोई अधिकारी या प्रशासन का कोई अधिकारी या शासन का कोई मंत्री हो चाहे विधायक को भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? कहना क्या है, इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मुख्य मार्ग है, पूरे उत्तराखंड को जोड़ता है जी, और इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। खाली धूप के बंद लगा दिए जाते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत मट्टी वट्टी डाल कर बस फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लगभग कितने गाँव से जुड़े होंगे? ये पूरे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है जी। यूपी उत्तराखंड से? यूपी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, पूरे बॉर्डर का रास्ता है, मेन रास्ता है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है यहाँ से। वहीं आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति होने के बाद पहली बार बड़ौद पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान एवं रेसलर कविता दलाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में खेल सुविधाओं को मजबूत करना है और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। फिलहाल उनका पूरा ध्यान खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर है, न कि विधानसभा चुनाव की राजनीति पर। बड़ौद के उज्जवल मैरिज हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कविता दलाल ने कहा कि प्रदेश के कई स्टेडियम जर्जर और बदहाल स्थिति में है, जिससे खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
सबसे पहले तो मैं अपनी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और एक विश्वास जताया है कि अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में जो खिलाड़ियों की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके प्रति काम हो। और जो चौधरी साहब जी का जो विचारधारा है खिलाड़ियों के प्रति और खेल के प्रति, उस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुई और इसीलिए इस विचारधारा से जुड़कर चौधरी साहब ने मुझे एक मान सम्मान के रूप में एक पद भी सौंपा है। तो मेरा अनुभव जो है खिलाड़ियों के प्रति और जो खेल का अनुभव है, मैं उस अनुभव को धरातल पर उतारना चाहती हूँ और जो ज़रूरतें हैं खिलाड़ियों की मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ। खिलाड़ियों को उनके जो टैलेंट है उनको उभारना चाहती हूँ और जो गांव-गांव तक खिलाड़ी हैं उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, प्रदेश में, उनके ऊपर सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उस जिम्मेदारी का पूर्ण ईमानदारी से और बहुत मेहनत से धरातल पर काम करेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने 5 से अधिक राज्यों तक फैले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। लंबी जांच और तकनीकी निगरानी के बाद से पुलिस ने बुधवार को गौतमी नगर स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर संचालित एक कॉल सेंटर पर छापा मारा, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। कमिश्नरेट की साइबर सेल और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क से जुड़े 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से ये कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं, हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।